हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर चुके थे, जहां पे अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड सवाल बना रहे थे। और लास्ट के कुछ लेक्चर से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ सिंपल सवालों को समझा और उन सवालों के थ्रू देखो क्या क्या हमने सीखा। तो उन सवालों के बनाने के क्रम में हमने सीखा कि कैसे सबसे पहले सवाल को देख के जज करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का सवाल है। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद यहां पे हमने सीखा कि किस तरीके से हमारा लिखने का एग्जाम में पैटर्न होने वाला है कि हमारे नंबर ना कटे। तो अगर उस पैटर्न पे डिस्कस करें तो हमारा 3 स्टेप प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का हर सवाल इजीली सॉल्व कर लेंगे। वो 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस ये है कि सवाल को देखते हुए ए और बी को अज्यूम करना कि क्या ए रखूं क्या बी रखूं, वो सवाल को देखते हुए जज करना। दूसरे स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, तो दूसरे स्टेप में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का सहारा लेते हुए अपना जो मैथमेटिकल फॉर्म आएगा वो लिख लेते हैं, किसके साथ? रिमाइंडर की कंडीशन के साथ। फिर थर्ड स्टेप में जो रिमाइंडर की कंडीशन आई है उसके हिसाब से रिमाइंडर की क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है वो लिख लेते हैं और सबका अलग अलग केस बना के एक एक करके एनालिसिस करके देखते हैं कि चीजें क्या हो रही हैं। ये हमारा तरीका होता है सर। अब देखो यहां पे एक और चीज हमें क्लियर हो गई, यानी कि सर ये जो अभी तक सवाल बनाए थे ना वो काफी इजी लेवल के सवाल थे, आसानी से बने थे, लेकिन अब जो सवाल आपके आएंगे थोड़े से मॉडरेट टू टफ लेवल के होंगे, तो पेशेंटली आपको ध्यान देना है। अब देखो यहां पे जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो ये प्रीवियस ईयर के सवाल है या तो अपकमिंग एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड सवाल है। तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहां पे कुछ बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले के लिए भी क्लियर कर दूं मैं। सबसे पहले तो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स वाला ये क्लियर दिमाग में रखना कि मैथ्स में जो पूरा का पूरा सिलेबस है दोनों का सेम है, यानी हर चैप्टर में जितने कंसेप्ट्स हैं वो बेसिक वाले को भी पढ़ने हैं और उतने ही कंसेप्ट स्टैंडर्ड वाले को ही पढ़ने हैं। यानी पूरे के पूरे मैथ्स बुक में या फिर कह लो पूरे के पूरे मैथ्स के चैप्टर में और उनके कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं है, फर्क आता है सवाल के डिफिकल्टी लेवल में। यानी एक जो स्टैंडर्ड मैथ वाला होगा उनको एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद इजी लेवल का सवाल, मीडियम लेवल का सवाल, टफ लेवल का सवाल, तीनों ही देखना है। हर टाइप के सवाल उनको प्रैक्टिस करके जाना है, लेकिन यहीं पे एक बेसिक मैथ वाले स्टूडेंट को सिर्फ इजी टू मीडियम लेवल का सवाल पढ़ना है, दैट्स इट। ये क्लियर हुआ। अब यहां पे कुछ कल के कमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डाउट थे, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रेनू ने पूछा कि सर क्या आप क्लास 11th को कंटिन्यू करेंगे? तो यहां पे देखो मैं बता रहा हूं कि हमने जो टीम ने डिसाइड किया मैग्नेट ब्रेन्स की कि हम क्या करेंगे, कुछ दिन 7 days to 10 days आप मान के चलो, हम आपका क्लास 10th करेंगे और उसके बाद तुरंत 10 days के लिए हम क्लास 11th पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 10 दिन क्लास 10th को पढ़ेंगे, 10 दिन क्लास 11th को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम दोनों के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ईश्वर ने पूछा कि सर कैन नेचुरल नंबर्स बी नेगेटिव? तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया। काउंटिंग नंबर का क्या मतलब है, जो संख्याएं तुम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हो। क्या कभी भी गिनती के लिए आप नेगेटिव संख्या का इस्तेमाल करते हो? आप कहोगे सर नहीं। आप कभी नहीं बोलते कि सर मेरे क्लास में मेरे -5 दोस्त पढ़ते हैं। आप कभी नहीं बोलते सर मेरे क्लास में टोटल -50 स्टूडेंट्स हैं। हमेशा आप काउंटिंग नंबर्स को पॉजिटिव ही रखते हो, इसी वजह से नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ये दो इंटरेस्टिंग कमेंट लगे थे, हो सकता है कुछ कमेंट मुझसे मिस हो गए हो। अगर कोई अच्छा कमेंट मिस हो गया हो तो आप दोबारा इसको कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये काफी अच्छे लेवल का सवाल, इस सवाल को देखते हैं क्या है। सवाल कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि ये जितने भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के सवाल चल रहे हैं ना, उसमें आपको बार बार यहां पे एक चीज मिलेगा कि वो आपको अज्यूम करने कहेगा कि तुम प्रूव करके दिखाओ ये कुछ 2q+1 है, 3q+1 है, 4q+1 है, 5q+1 है, और लास्ट में बोलेगा वेयर q इज सम इंटीजर। अब यहां पे एक चीज समझ लेना, सवाल लिखता है वेयर q इज सम इंटीजर, लेकिन वहां वो आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर सवाल बस इंटीजर लिख रहा है तो तुमको ये नहीं समझना है कोई भी इंटीजर, तुमको हमेशा क्या समझ के रखना है सर, पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कभी भी कोशेंट और रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता, वो भी हमेशा पॉजिटिव होंगे। यानी अगर मैं a इज इक्वल टू BQ+R लिख रहा हूं तो सर ना Q आपका नेगेटिव हो सकता है ना R नेगेटिव हो सकता है, A और B भी पॉजिटिव है, तो कुल मिला के चारों टर्म पॉजिटिव है। तो क्या ये बोलना जस्टिफाइड है कि Q एनी इंटीजर हो सकता है? नहीं सर, Q हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो इस चैप्टर में जहां पे भी लास्ट में आपको ये बोला जाता है वेयर Q इज सम इंटीजर,
तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि Q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इस चीज को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इस चीज को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि सवाल में जब सर प्रूव कर चुके हैं कि Q और R हमेशा पॉजिटिव आएंगे तो सिर्फ इंटीजर क्यों बोल रहा है, उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलना चाहिए था। आपका डाउट बिल्कुल सही है। तो कभी भी सवाल बस इंटीजर लिखे तो आपको क्या मानना है, वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही बोल रहा है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। अब सवाल पे आओ। तो देखो सवाल बेसिकली क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि अगर मैं इस तरीके से नंबर लाइन बनाऊं, नंबर लाइन पे कुछ नेगेटिव नंबर्स बनाऊं और कुछ पॉजिटिव नंबर्स बनाऊं, तो सवाल आपको कह रहा है कि तुम प्रूव करके दिखाओ मैं दुनिया का कोई भी अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर लूंगा तो वो या तो 4q+1 या तो 4q+3 के फॉर्म का होगा। यानी कि सवाल ये कह रहा है कि इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर किधर होंगे सर, 0 के राइट साइड में। उसमें भी ऑड वाले कौन कौन है सर, तो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है एंड सो ऑन। यानी ये जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे, सवाल कह रहा है दुनिया का कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन वो हमेशा या तो 4q+1 के फॉर्म का होगा या तो 4q+3 के फॉर्म का होगा, जहां पे q एक पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है, यानी वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमेशा और हमेशा या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में सेट किए जा सकते हैं। ये सवाल कह रहा है प्रूव करो। काफी इंटरेस्टिंग सवाल। अब देखो इस टाइप का जो सवाल होता है ना, इसमें आपको एक छोटी सी चीज बताओ तो उसको ध्यान में रखना। अब तुमको पता है सवाल को देखते ही कि 4q+1 आ रहा है, मतलब सर मुझे कुछ a अज्यूम करना पड़ेगा और उस a को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सवाल को देख के समझ में आ रहा है। तो देखो ये चीजें मैं दिमाग में कर रहा हूं, अगर मैं a को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर की क्या कंडीशन बनेगी, तो सर मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से 4 के बीच में होगा। देखो ये चीज दिमाग में हो रही है, सवाल लिखना भी स्टार्ट नहीं किया है। तो सर अगर रिमाइंडर 0 से 4 के बीच में होगा तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है। यानी कुल मिला के सर मेरे पास बनने चाहिए थे 4 केसेस, 4q+0, 4q+1, 4q+3, 4q+2। तो ये 4 केसेस बनने चाहिए थे सर, लेकिन सवाल इन 4 में सिर्फ 2 केस की बात कर रहा है। तो बड़े आराम से और ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि यहां पे जो 2 केस है वो गलत साबित होने वाले हैं। क्योंकि सवाल आपको क्या कह रहा है, तुम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर होंगे तब 4q+1 या 4q+3 से रिप्रेजेंट होंगे। अब देखो सवाल ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया है कि इस टाइप का जो भी सवाल होता है इसको बनाने का एक ही फंडा है, 3 स्टेप प्रोसेस। अगर वो 3 स्टेप प्रोसेस ध्यान में तो सवाल इजीली बनेगा। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं सर, सवाल को देखते हुए ए और बी की बात कर लेते हैं। तो सवाल को देखते हुए ए और बी की बात करते हैं। तो इतना कंफर्म है सर सवाल को देखते हुए कि इसमें 4q+1 4q+3 आ रहा है, यानी कि जो मैं a बाई बी करूंगा उसमें इतना पक्का है सर कि मैं अपने b को 4 मानने वाला हूं, मतलब मेरा a/4 होगा, तभी 4q वाले टर्म आएंगे। अब सवाल ये उठता है a हम किसको माने, क्योंकि अभी तक जो सवाल बना रहे थे वहां पे हम एनी पॉजिटिव इंटीजर को मान रहे थे। लेकिन देखो यहां एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं हो रही, यहां पे आपकी बात हो रही है ऑड पॉजिटिव इंटीजर की। किसकी, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल को, अब देखो ध्यान से देखते जाना। तो यानी कि यहां पे जो मैं ए मानूंगा ना वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानूंगा, ना कि एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ए को सिर्फ और सिर्फ मैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानूंगा। ये क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, तो यहां पे अगर मैं अब सवाल को कंटिन्यू करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सवाल को लिखने का मेरा ये वे होता कि लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4। ये हमारा सर पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या लिखते हैं सर, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, तो वी नो दैट सर a इज इक्वल टू bq+r। अब इस सवाल के हिसाब से a इज इक्वल टू b का काम कर रहा है 4, यानी a इज इक्वल टू 4q+r हो जाएगा सर इस सवाल के हिसाब से। यानी यहां पे देखा जाए तो मेरी जो r की कंडीशन आ रही है सर वो 0 से लेके 4 के बीच में आएगी। तो देखो अब यहां से मेरी r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो मुझे यहां से देख के पता लग रहा है सर कि देयरफॉर r मेरा या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 हो सकता है। अब हर केस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट में हम क्या बोलेंगे, व्हेन r इक्वल टू 0।
अब आपने क्या किया है, आर को 0 माना। अब जैसे ही आर को आपने 0 माना तो आपका ए क्या निकल के आ रहा है, 4q प्लस 0 यानी कि 4q आ रहा है। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए आपने माना है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ए आपने माना एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और यहां पे 4q क्या है ध्यान से देखो, तो ब्रैकेट में देखो, सिंस 4q क्या है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्योंकि सर q कोई भी इंटीजर हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इवन बन जाएगा। क्यों? आप चाहो तो 4q को कैसा लिख सकते हो, आप 4q को 2 इंटू 2q लिख सकते हो, और आपको पता है q कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसमें अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसको इवन इंटीजर बना देगा। उस इवन इंटीजर में अगेन एक और इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर भी इवन इंटीजर ही आएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, अगर किसी भी इंटीजर में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम किसी इवन इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक इवन इंटीजर ही आएगा। तो यहां से क्या पता लग रहा है सर कि मेरा 4q इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां से देखो क्या हो गया, आपने a को माना पॉजिटिव ऑड इंटीजर और आपका 4q आ रहा है इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो बात क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। आपने जो माना वो यहां पे सेटिस्फाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, केस 1 देयरफॉर केस 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, केस 1 हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहां पे लिखोगे देयरफॉर केस 1 इज नॉट ट्रू, केस 1 इज नॉट ट्रू, और ब्रैकेट में क्या लिख लेना, a नॉट इक्वल टू 4q, यानी इतना कंफर्म है सर अब कि a 4q के बराबर नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ आगे, अब फिर से ये कहानी कंटिन्यू करते हैं सेकंड केस के लिए। तो अब केस 2 क्या है, तो केस 2 में हम बोलेंगे कि व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो अगर a 4q प्लस 1 है तो अब यहां पे देखो, तो 4q प्लस 1 को अब जज करते हैं। अब देखो यहां पे 4q प्लस 1 क्या है, तो 4q प्लस 1 को क्लियरली देख के पता लग रहा है सर कि q मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, उस पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा, उस इवन पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा सर, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मिलेगा, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। आप चाहो तो चेक कर लो, कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप 1 को जोड़ोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही मिलने वाला है। तो यहां से क्या देख रहे हो, a को मैंने माना था ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और राइट साइड भी मेरे ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, मतलब केस सही है, केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर केस 2 इज ट्रू, देयरफॉर केस 2 इज ट्रू। अब इसके बाद क्या, केस 3 और 4 की बात करेंगे। तो देखोगे यहां पे केस 3, अब केस 3 में व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब यहां पे फिर से ध्यान दो, बट 4q प्लस 2 देखो क्या हो रहा है। अब यहां ध्यान से देखो, 4q क्या हो रहा था, अभी जस्ट हमने देखा था q सर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। उस इवन पॉजिटिव इंटीजर में अगर 2 को जोड़ दोगे तो सर फिर से आपको एक और इवन पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा, यानी कि सर ये किसके बराबर आ गया, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर के बराबर आ गया। तो यहां से क्या देख पा रहे हो सर, a को मैंने माना था एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर और मेरे राइट साइड आ रहा है एक इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या कभी भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक इवन पॉजिटिव इंटीजर के बराबर हो सकता है, नहीं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे सर, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, गलत साबित करता है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर केस 3 इज नॉट ट्रू, केस 3 इज नॉट ट्रू। तो हमारा केस 3 गलत साबित हो गया। अब इसी तरीके से अब केस 4 की बात करेंगे। तो देखो केस 4 में क्या बचा है, तो केस 4 में व्हेन r इज इक्वल टू आपका 3, तो जब r 3 के बराबर हो जाएगा तो a क्या हो जाएगा, ये स्टेप आप नीचे लिख लेना, अंडरस्टूड है। तो ये हो जाएगा आपका 4q प्लस 3। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 4q प्लस 3 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्यों होगा सर, सोचने वाली बात है, क्यों एक पॉजिटिव इंटीजर 4 से मल्टीप्लाई करोगे एक इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर में एक ऑड नंबर को जोड़ोगे तो हमेशा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर दे देगा। तो यहां से हम नीचे क्या लिखेंगे, केस 4 इज पॉसिबल, केस 4 इज पॉसिबल। तो यहां से मुझे पता लग गया कि सवाल के हिसाब से कौन सा केस पॉसिबल है कौन सा नहीं है। तो क्या देखा सर, केस 1 पॉसिबल नहीं है
और हमारा केस कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो केस 3 पॉसिबल नहीं है, यानी कि केस 2 और केस 4 पॉसिबल है। पहले इतना नोट डाउन करो, आप ये कट मत करना है अपने आंसर में, ये बस आपको समझाने के लिए था, ये कट आप अपने आंसर में नहीं करोगे, ये कट बस आपको समझाने के लिए मैंने लगाया है, ठीक है। आपको जितना लिखा पूरा लिखना है, कट मत लिखना। अब आ जाओ आगे, लिख लिया इतना, आप देखो यहां पे, तो यहां से अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि फ्रॉम केसेस 2 and 4, from cases 2 and 4, we observe that any positive odd integer can be represented by 4q plus 1 और 4q plus 3। कहानी हो गई आपकी खत्म, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर ले। तो कोई भी इस तरीके का सवाल आएगा ना, तो आपको इसी तरीके से केसेस लेके बनाना है, और ये बनाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि ये प्रोसीजर हर जगह फॉलो होगा एकदम आराम से, इसमें कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होने वाला। ये जो 3 स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताई है ना, हर जगह फॉलो होगा। याद करो मैंने आपको क्या बोला था, जब हम केसेस लेते हैं तो केसेस देख के फिर ऑब्जर्व करते हैं कि जो चीजें हम चाहते हैं वो आ रही है कि नहीं। तो यहां से क्लियरली साबित हुआ कि 2 केसेस मेरे गलत साबित हो गए और 2 केसेस सही साबित हुए, और जो 2 केसेस सही साबित हुए वही हमारे प्रूफ में मुझे एस्टैब्लिश करने थे। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर ले। तो अगेन इस लेक्चर को यहां पे एंड करते हैं। एक अच्छा सवाल था, इसको खुद भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और अगर एक बार में समझना है तो एक बार और लेक्चर को ध्यान से देखना। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।